तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले इसे 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विद्युतीय उपकरण। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियस, परमाणु और नाभिक, डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था या संचार तंत्र हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको लेकर चलेंगे, बारी बारी से सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, इसको, उसके बाद इसको, इसके बाद इसको। यानी लास्ट में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। यानी बात करते हैं हम लोग, जैसे फोन वगैरह यूज होता है, वो कौन से सिस्टम से यूज होता है? संचार तंत्र से। दूसरी बात, द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर भी पढ़ना है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो आधुनिक भौतिक नजर आ रहा है, ये टोटल का टोटल 22 नंबर का पूछा जाता है। टोटल का टोटल कितने नंबर का आता है? इसमें से 22 नंबर। अब 22 नंबर से आएगा तो बताइए, सोच ही सकते हैं कि 70 में 22 आ जाए तो 22 कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर। 70 में 22 नंबर से फिर से पूछा जाता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बारी बारी से सारे को क्लियर करेंगे। हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विद्युतीय उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहला टॉपिक है, इसको क्लियर करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा। विद्युतीय उपकरण, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, चालक किसे कहते हैं? या बोल सकते हैं ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक को परिभाषित करें। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। सबसे पहला क्वेश्चन, यानी सबसे पहले हम लोग चालक के बारे में देखेंगे, उसके बाद अचालक के बारे में देखेंगे, उसके बाद अर्धचालक के बारे में देखेंगे। तीनों जितना आपको नजर आ रहा है एकदम आसान तरीके से लिखा हुआ, उतना ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। चलिए तो हेडिंग दीजिएगा चालक। चलिए तो चालक के बारे में देखेंगे। चालक होता क्या है? चालक, अचालक, अर्धचालक, तीनों को देखेंगे एकदम बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन है चालक। देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो। अतिव्यापी कहने का मतलब होता क्या है? दोबारा रिपीट करेंगे। अतिव्यापी का मतलब होता है एक दूसरे पर कुछ ना कुछ भाग सटा हुआ, कुछ ना कुछ भाग। मान लेते हैं ये तो हमारा एक ही है, अब इसका कुछ भाग यहां चला गया है और इसका कुछ भाग यहां चला है, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या है? अतिव्यापी है। यानी ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है यहां तक, ये संयोजी बैंड का जो भाग है यहां से यहां तक है, यानी इसका कुछ भाग किस पे अड़ा हुआ है? तो हमारा चालन बैंड पे अड़ा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जिस वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चालन चालक कहते हैं। लिखिएगा, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, एक दूसरे पर अतिव्यापी हो, उसे चालक कहते हैं। एक दूसरे पर अतिव्यापी हो उसे चालक कहते हैं, चलिए, तो ये हमारा चालक हो गया। अब देखिए ये इसका फिगर है,
ये चालक है, ये बोल सकते हैं चालक का फिगर, जिसमें देखिए ये वाला जो बैंड है वो संयोजी बैंड है, और ये वाला बैंड को हम लोग चालन बैंड कहते हैं। यहाँ से एक और बोल सकते हैं, एक और क्वेश्चन निकल सकता है इसमें, एनर्जी गैपिंग का वैल्यू कितना होना है, ईजी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिएगा दोनों प्लेटों के बीच में कोई अंतराल नहीं है, दोनों प्लेटों के बीच में कोई अंतराल नहीं, इसलिए एनर्जी गैपिंग का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसे भी लिख लीजिएगा फिगर के साथ। चलिए अचालक के बारे में देखेंगे। तो अचालक क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग चालक देखे थे तो चालक में एक दूसरे पर जो बैंड थे वो अतिव्यापी थे, एक दूसरे पर जो बैंड थे वो अतिव्यापी थे। लेकिन अचालक में क्या हो जाएगा, ये दूरी पर स्थित होंगे। यहाँ पर एनर्जी गैपिंग का मान हो जाएगा वो 2eb से अधिक हो, सॉरी एनर्जी गैपिंग का मान 2eb से अधिक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। यानी इसका वैल्यू किससे अधिक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। यानी कुछ दूरी पर नहीं, ज्यादा दूरी पर रहेगा, इसीलिए 2eb से अधिक होगा। इसी तरह अगला भी देखेंगे तो उसमें कम दूरी पर स्थित होगा, यानी यहां से इसकी दूरी जो रहेगा बीच का एनर्जी गैपिंग का मान वो कम रहेगा, तो वो अर्धचालक हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी चालक ही देख रहे हैं, तो चालक के बारे में पढ़ते। तो चलिए लिखेगा चालक के बारे में, वैसा पदार्थ, सॉरी चालक नहीं अचालक के बारे में, वैसा पदार्थ जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो उसे अचालक कहा जाता है, तो उसे अचालक कहा जाता है, तो उसे अचालक कहा जाता है, तो उसे अचालक कहा जाता है। चलिए इसका फिगर देखेंगे तो फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। दूरी पर स्थित करना है, इसको मान लेंगे हम लोग संयोजी बैंड, फिगर बनाइएगा, इसको मान लेंगे संयोजी बैंड, इसको मान लेंगे हम लोग चालन बैंड। दोनों के बीच का गैपिंग कुछ दूर पर है। यहां पर जो Eg का वैल्यू होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। Eg का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। तो चलो ये वाला फिगर है, इसको नोट करिएगा। अगला देखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक क्या हो जाएगा, तो अर्धचालक में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड रहेगा वो कुछ ही दूरी पर है, यानी थोड़े कम दूरी पर। अगला था कुछ दूर पर, यानी उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा था, और यहाँ पर जो दूरी रहेगा वो कम रहेगा। तो कह सकते हैं इस तरह से कि वैसा पदार्थ, लिखेगा वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित हो, तो उसे अर्धचालक कहा जाता है। कम दूरी पर स्थित हो तो उसे अर्धचालक कहा जाता है, कम दूरी पर स्थित हो तो उसे अर्धचालक कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। देखिए यहां, तो यह देखिए ये चालन बैंड और संयोजक बैंड एक दूसरे से कम दूरी पर है, तो कम दूरी पर है तो एनर्जी गैपिंग का जो वैल्यू होगा, एनर्जी गैपिंग का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, किससे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। एनर्जी गैपिंग का वैल्यू किससे कम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। यानी यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। ये वाला फिगर नोट कीजिएगा, सारा का सारा पॉइंट भी नोट करिए। यहाँ से हम हमारा चालक, अचालक और अर्धचालक खत्म हो चुका। अब चलेंगे कुछ और।
चलिए तो अगला देखेंगे हम डोपिंग। डोपिंग क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा डोपिंग के बारे में। शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने की घटना को ही डोपिंग कहा जाता है। तो बोल सकते हैं, फिर से देखिएगा, लिखिएगा, डोपिंग शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। लिखिए, शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाया जाता है। चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाया जाता है। अशुद्धि मिलाने की इस घटना को डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने की इस घटना को डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने की इस घटना को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने की इस घटना को डोपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, लिखते चलिएगा साथ में। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हो जाएगा नैज अर्धचालक, दूसरा हो जाएगा बाह्य अर्धचालक। इसे हम लोग अशुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग अशुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा नैज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। ये अर्धचालक के दो प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में बारी बारी से। तो दोनों को सबसे पहले नोट करिएगा। चलो देखते हैं हम नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक होता क्या है? देखिए, शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है, यानी बोल सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है? नैज अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक होता क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम ही शुद्ध अर्धचालक का काम करता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, लिखेगा, शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। उदाहरण में हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या बोल सकते हैं, इस तरह से भी कभी कभी लिखा रहेगा, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम को नैज अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम को नैज अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम को नैज अर्धचालक कहा जाता है। तो देखकर शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम को नैज अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम का कहा जाता है नैज अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, हेडिंग दीजिएगा बाह्य अर्धचालक। इसके बारे में हेडिंग दीजिए जल्दी से। चलिए तो देखते हैं बाह्य अर्धचालक क्या होता है। नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। नैज अर्धचालक यानी इसमें जब अशुद्धि मिलाएंगे तो बाह्य अर्धचालक का निर्माण होगा, या बोल सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होगा। यह भी दो प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो लिखिएगा, नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से क्या निर्माण होता है? बाह्य
वह अर्धचालक का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं उसके देखने टाइप देखते हैं। वाय अर्धचालक का प्रकार लिख के डैश दीजिए। देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हो जाएगा हमारा पी टाइप और दूसरा हो जाएगा एन टाइप। एक हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक, सॉरी ऐसे ही लिख देते हैं, पी टाइप अर्धचालक, और दूसरा हो जाएगा एन टाइप अर्धचालक। क्या हो जाएगा? पहला पी टाइप अर्धचालक और दूसरा क्या हो जाएगा? एन टाइप अर्धचालक। चलिए लिख करके जल्दी से लिख करके पी टाइप अर्धचालक लिख करके डैश दीजिएगा। जैसे नोट करिए, पी टाइप अर्धचालक लिख करके डैश दीजिए। तो पी टाइप अर्धचालक देखते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक होगा क्या? सबसे पहले क्या होता है पी टाइप अर्धचालक, उसके बारे में देखते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम आदि मिलाते हैं तो उससे पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। या बोल सकते हो कि जैसे जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरॉन और एल्युमिनियम मिलाते हैं तो उसमें छिद्रों की अधिकता होती है। तो यह भी यह भी पी टाइप अर्धचालक का डिफिनेशन हो जाएगा। चलिए लिखिएगा इसका डेफिनेशन। जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें छिद्रों की अधिकता हो जाती है। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें छिद्रों की अधिकता हो जाती है, 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 उसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाता 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 है। त्रिसंयोजी अशुद्धि का उदाहरण लिख लीजिएगा, क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हो जाएगा त्रिसंयोजी अशुद्धि, कुछ देख लेते हैं। तो बोरॉन हो जाएगा, इसका एल्युमिनियम हो जाएगा, चलिए लिख लीजिएगा। इसका जो डायग्राम होगा, छिद्रों की अधिकता होती है ना, तो इसका डायग्राम जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। पी टाइप अर्धचालक, बोरॉन और एल्युमिनियम एग्जांपल हो गया, उसका डायग्राम। अगला देखेंगे हम लोग एन टाइप। अगला क्वेश्चन नैज अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक देखेंगे। तो एन टाइप अर्धचालक का डिफिनेशन होगा, तो लिखिएगा डिफिनेशन। जब नैज अर्धचालक में, देखो उसमें मिलाए थे हम लोग त्रिसंयोजी, इसमें मिलाएंगे हम लोग पंचसंयोजी। उसमें क्या था? त्रिसंयोजी था, त्रिसंयोजी, और इसमें जो चलेगा वो पंचसंयोजी होगा, पंचसंयोजी। चलिए, जब नैज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि, जैसे पंचसंयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि मिलाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि मिलाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि मिलाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन की
अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, फास्फोरस आर्सेनिक मिलाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव था ना, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एन टाइप अर्धचालक। चलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा सारे डायग्राम के साथ। इसमें से एग्जांपल कौन कौन से हैं? पंच संयोजी में फास्फोरस आर्सेनिक, ये एग्जांपल हो गया। चलो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि कहते किसे या पीएन जंक्शन किसे कहा है? तो इसका जो डिफिनेशन होगा बोल सकते हैं, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे पर त्रिसंयोजी, सुनो पहले, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे पर त्रिसंयोजी और एन सिरे पर पंच संयोजी अशुद्धि मिला करके डोपिंग कराते हैं तो वह पीएन संधि कहलाता है। या बोल सकते हैं उसके बीच का भाग, कहने का मतलब एक त्रिसंयोजी हो जाएगा और एक पंच संयोजी। पंच संयोजी अशुद्धि करने, डोपिंग करने का मतलब मिलाना, डोपिंग करने का मतलब मिलाना। तो त्रिसंयोजी जब अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें छिद्रों की अधिकता होती है पॉजिटिव, और जब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? पीएन संधि कहलाता है। पीएन संधि कहलाता है। कोई दिक्कत? चलो तो पीएन संधि लिख करके डैश दो, इसका डेफिनेशन लिखो। जब नैज अर्धचालक के एक सिरे पर, जब नैज अर्धचालक के एक सिरे पर त्रिसंयोजी अशुद्धि, जब नैज अर्धचालक के एक सिरे पर त्रिसंयोजी अशुद्धि, जब नैज अर्धचालक के एक सिरे पर त्रिसंयोजी अशुद्धि और दूसरे सिरे पर पंच संयोजी अशुद्धि, एक सिरे पर त्रिसंयोजी और दूसरे सिरे पर पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर डोपिंग कराते हैं, मिलाकर डोपिंग कराते हैं, मिलाकर डोपिंग कराते हैं, मिलाकर डोपिंग कराते हैं तो उसके बीच के भाग को, तो उसके बीच के भाग को, तो उसके बीच के भाग को पीएन संधि कहा जाता है। तो उसके बीच के भाग को पीएन संधि कहा जाता है। तो उसके बीच के भाग को पीएन संधि कहा जाता है। चलिए डायग्राम कुछ इस तरह से है, नोट करिएगा डायग्राम को। जल्दी से डायग्राम नोट करो। बोल सकते हैं इसको पॉजिटिव या नेगेटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव ही हो। चलो दोनों को नोट करेगा, दोनों डायग्राम। अब 6 परत देखते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होगा कुछ इस प्रकार से, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरों पर छिद्र और एन सिरों पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से एक परत का निर्माण होता है, उसे अक्षय परत कहते हैं। जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे पर छिद्र और एन सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से एक परत का निर्माण होता है, उसे अक्षय परत कहते हैं। जैसे हम लोग इसको पी माने हैं और इसको एन माने हैं, वैसे भी आपको बताया गया है जो डायग्राम है ये क्या है? पीएन संधि है। तो ये वाला सिरा पी हो जाता था, ये वाला सिरा एन हो जाता था, यानी बोल सकते हैं ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो कह सकते थे कि पहला जब पॉजिटिव होगा तब ना दूसरा नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जब अक्षय परत का निर्माण होगा तो उसमें पीएन संधि डायोड के पी सिरों पर किसका अधिकता होगा? ये वाला क्या है? ये छिद्र है। क्या है? छिद्र। ये क्या है? छिद्र है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
तो बोल सकते हैं पीएन संधि डायोड के पी सिरे पर छिद्र और एन सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से एक परत का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अक्षय परत कहते हैं। और जैसे ही आप इसे चेंज कर दीजिएगा, यदि इसको माइनस और इसको प्लस करिएगा तो इसका लैंग्वेज कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे पर इलेक्ट्रॉन और एन सिरे पर छिद्रों की अधिकता, यानी कहने का मतलब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा तो यहाँ तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? पी, और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? एन। तो कहने का मतलब जब इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं अगले लैंग्वेज में कि जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे पर इलेक्ट्रॉन और एन सिरे पर छिद्रों की अधिकता होने से एक परत का निर्माण होता है, उसे भी हम लोग अक्षय परत कहते हैं। तो अक्षय परत का जो भाग है वो यहाँ से यहाँ तक है, बस यहाँ से यहाँ तक अक्षय परत का भाग है, और बाकी का जो है वो सिर्फ नियम का पालन करता है, अक्षय परत के नियम का पालन करता है। तो अक्षय परत है कहां से कहां तक? ये वाला से यहाँ तक हमारा क्या है? अक्षय परत। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि अक्षय परत जब चौड़ा होता है तो धारा का प्रभाव कम होता है या नहीं के बराबर होता है, और अक्षय परत जब पतला होता है तो धारा का प्रभाव अधिक होता है। यहाँ से अक्षय परत के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्रविनति किसे कहते हैं? तो अग्रविनति किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को धन ध्रुव और एन सिरे को ऋण ध्रुव के साथ जोड़ते हैं तो उसे अग्रविनति कहा जाता है। फिर से बोल रहे हैं, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को, देखिए पहले बना ही दे रहे पीएन संधि, ये हमारा पीएन संधि हो गया। अब इसी को देखिए जोड़ रहे हैं, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरा, यही ना पी सिरा, ये वाला एन सिरा, ठीक है। जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को धन ध्रुव के साथ और एन सिरे को ऋण ध्रुव के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से क्या कहलाता है? अग्रविनति कहलाता है। तो देखिए ये वाला पॉजिटिव पीएन संधि पॉजिटिव के साथ एन है, एन संधि क्या हो जाएगा? नेगेटिव के साथ। तो हो गया ना, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पॉजिटिव धन ध्रुव से, एन सिरे को ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से बना युक्ति पी अग्रविनति कहलाता। चलिए लिखेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पश्चविनति। तो पश्चविनति में क्या हो जाएगा? अग्रविनति के जस्ट अपोजिट, यानी पश्चविनति में हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो रहेगा ऋण के साथ जुड़ेगा, ये वाला जो रहेगा वो किसके साथ जुड़ेगा? धन के साथ। यानी इसका जो ये हो जाएगा, बोल सकते हैं कि इसका जो सर्किट हो जाएगा वो बदल जाएगा। सॉरी, यानी ये वाला को हम लोग क्या कर देते हैं? सिर्फ पॉजिटिव कर देते हैं, ये वाला को नेगेटिव कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन? जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को ऋण ध्रुव की सहायता से और एन सिरे को धन ध्रुव की सहायता से जोड़ते हैं तो इस प्रकार से अपश्चविनति का निर्माण होता है। क्या बोले? जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को ऋण ध्रुव की सहायता से और एन सिरे को धन ध्रुव की सहायता से जोड़ते हैं तो इस प्रकार से हमें पश्चविनति का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन देखिए अग्रविनति और पश्चविनति से रिलेटेड। तो अग्रविनति से रिलेटेड के फॉर्म ये क्वेश्चन हो जाएगा कि अग्रविनति से धारा जो है आसानी से प्रवाह होता है, यानी यहाँ जो होता है अक्षय परत पतला होता है, यानी बोल सकते हैं कि अग्रविनति में अक्षय परत पतला होता है। अविनति में अक्षय परत पतला होता है। तो क्या बोल सकते हैं? जब अक्षय परत पतला होगा तो धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा? धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा? तो होगा। उसी तरह से पश्चविनति में अक्षय परत चौड़ा होता है, अक्षय परत चौड़ा होता है तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। समझ में आया? तो पश्चविनति और अग्रविनति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अग्रविनति, क्या बोल सकते हैं कि जैसे पीएन संधि डायोड केवल अग्रविनति में काम करता है। पीएन संधि डायोड किसमें काम करता है? पीएन संधि डायोड केवल अग्रविनति में काम करता है, अग्रविनति में ही काम करता है। पीएन संधि डायोड केवल अग्रविनति में ही काम करता है, पश्चविनति में यह काम नहीं करता है। पश्चविनति में काम नहीं करता है। या बोल सकते हैं इसका जो प्रयोग होता है पीएन संधि डायोड का प्रयोग दिष्टकारी के रूप में भी किया जाता है। दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये भी है, इसके रिगार्डिंग ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि बोल सकते हैं कि दिष्टकारी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीएन संधि डायोड का प्रयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि दिष्टकारी कहते किसको है? दिष्टकारी कहते किसको है? तो ये क्वेश्चन भी नोट करिएगा, दिष्टकारी लिख करके डैश दीजिएगा।
दृष्ट कार्य लिख करके डैश दीजिए, दृष्ट कार्य लिख करके डैश दो। यह एक विद्युतीय उपकरण है, लिखिएगा, यह एक विद्युतीय उपकरण है, यह एक विद्युतीय उपकरण है, यह एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को, जो प्रत्यावर्ती धारा को, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है, यानी बोल सकते हैं कि इसको रेक्टिफायर भी बोला जाता है। ठीक है, दिष्टकारी, दिष्टकारी क्या हो जाएगा, यह एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यहां से दिष्टकारी में हमारा क्लियर हो चुका है। इससे रिगार्डिंग देखिए जितने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे किससे रिगार्डिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हमारा पार्ट 1 है, अगले वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। इस तरह चलते चलते मॉडर्न फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद।